फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम शिक्षा मनोविज्ञान के तहत पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियां, और व्यक्तित्व मापन की विधियों में हम वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हम पूर्व के वीडियो में उपचारात्मक विधि और निदानात्मक विधि पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विकासात्मक विधि और तुलनात्मक विधि। तो आज का हमारा टॉपिक है विकासात्मक विधि, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। दोनों ही विधि काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक प्रश्न विकासात्मक विधि में पूछे गए हैं, चाहे वह रिट हो, सीटेट हो, और थर्ड ग्रेड का जब एग्जाम का पेपर लगा था उसमें भी पूछा जा चुका है, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। इसमें से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही प्रश्न बनता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपको बता दूं कि इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो इसमें उपनाम और किस लिए ये विधियां काम में ली जाती हैं वो ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो चर्चा करते हैं विकासात्मक विधि की। विकासात्मक विधि को उत्पत्ति मूलक विधि भी बोला जाता है। उत्पत्ति मूलक विधि यानी जेनेटिक मेथड। ये दोनों क्वेश्चन किए जा चुके हैं। थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस विधि को उत्पत्ति मूलक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी केवल हमें यदि विकासात्मक विधि का उपनाम याद है तो अपना एक प्रश्न राइट हो गया। प्रश्न था किस विधि को उत्पत्ति मूलक विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है कौन सी विधि, विकासात्मक विधि। साथ ही रिट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है किस विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में पूछ लिया गया किस विधि को जेनेटिक विधि कहते हैं, तो विकासात्मक विधि को कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि विकासात्मक शब्द में मूल शब्द विकास है, यही इस विधि का सार है। विकासात्मक विधि और विकासात्मक मनोविज्ञान, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। तो याद होगा आपको कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इसका जनक कौन था, याद कीजिए। पहले हम देखते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। अब बात यह है कि विकास क्रम का अध्ययन कहां से कहां तक किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, साथ ही बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। तो यहां पे विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, गर्भावस्था से शुरू होती है, और कहां तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत भी बोल सकते हैं और वृद्धावस्था तक भी बोल सकते हैं। ये विकास की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, सतत चलती है, और विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है, किंतु याद रखें बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर वयस्कावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास का, बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का गर्भावस्था से लेकर
प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था तक अध्ययन किया जाता है, जबकि विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के विकास क्रम का गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक परिस्थिति कहाँ तक रहती है? मुख्यतः स्कूल लेवल की बात हम कर रहे हैं तो 12वीं क्लास का बच्चा मुख्यतः 16 या 17 साल का होता है, यानी 18 वर्ष मान लेते हैं किशोरावस्था में के अंतिम चरण तक, और किशोरावस्था के उत्तर अवस्था में यानी समाप्त होते ही यह प्रौढ़ावस्था आ जाती है। तो विकासात्मक विधि में भी बालक के विकास क्रम का अध्ययन होता है। विकास क्रम का अध्ययन कहां से कहां तक? गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन किया जाता है। किसका? विकास क्रम का। तो यहां पे हमने देखा तुलनात्मक दृष्टि से कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक याद आया होगा आपको, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान की श्रृंखला शुरू की थी, और इस विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत होने वाले विकास क्रम का। और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन किया जाता है, किंतु यहां विकासात्मक मनोविज्ञान में तो जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाएगा, लेकिन विकासात्मक विधि में केवल शैक्षिक परिस्थितियों अर्थात बालक के जन्म से लेकर या गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। एक प्रश्न जो सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है इससे संबंधित, वो ये है कि बालक की वृद्धि एवं विकास क्रम के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि। तो हम यहां पे देख रहे हैं विकास क्रम का अध्ययन मुख्यतः किस विधि में किया जाता है? विकासात्मक विधि में। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड में पूछा गया, किस विधि को उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं? तो विकासात्मक विधि। और सेकंड ग्रेड में यह पूछा जा चुका है बालक की वृद्धि एवं विकास क्रम के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, तो वह मानी जाती है विकासात्मक विधि। अब हमें विकासात्मक विधि के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विकासात्मक विधि वह विधि है जिसमें बालक के विकास क्रम का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब ये अध्ययन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो कक्ष में दूसरे बालक हैं या फिर कोई व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना है कि इसके सीखने की गति धीमी क्यों है, तो जो विकास क्रम होता है एक निश्चित क्रम में चलता है विकास। ये देखा जाता है कि इतनी आयु के बालक का शब्द भंडार इतना होना चाहिए, इतनी आयु के बालक की शारीरिक वृद्धि इतनी होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा यदि दूसरा बालक उसके मामले में पिछड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसका रीजन क्या है कि यह बालक पिछड़ा हुआ क्यों है, किन कारणों से है। इसके साथ साथ ही यानी गर्भावस्था से वयस्कावस्था के विकास क्रम का तो अध्ययन होता ही है, विकास क्रम के साथ साथ विकास को प्रभावित करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, लगभग सभी स्टेप की एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विकास क्रम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण या कारक वंशानुक्रम व वातावरण है। तो इस विकासात्मक विधि में बालक की वृद्धि एवं विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन भी किया जाता है।
ये है विकासात्मक विधि, काफी शॉर्ट है, संक्षिप्त रूप में है, लेकिन प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि विकासात्मक विधि को और किस नाम से जाना जाता है, उत्पत्ति मूलक विधि। किस विधि को जेनेटिक विधि कहा जाता है, विकासात्मक विधि। किस विधि में बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है या बालक के विकास क्रम का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो विकासात्मक विधि। और विकासात्मक विधि में बालक का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, तो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक किया जाता है। याद रखें, कहीं आपको ये याद हो कि विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाले विकास क्रम का अध्ययन होता है, किंतु विकासात्मक विधि में नहीं, क्योंकि हम केवल स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये थी विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि के बाद में आती है अपनी तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में केवल एक प्रश्न बनता है। पहले तो हम समझ लेते हैं तुलनात्मक विधि। तो तुलना यानी दो वस्तुओं के मध्य आपस में तुलना करना। दो बालकों के मध्य तुलना की जाती है, कक्षा कक्ष में स्वयं अध्यापक करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि उक्त बालक इंटेलिजेंट है, जीनियस है, और ये बालक डल है, यानी सीखने की गति काफी कम है, पिछड़ा हुआ बालक है। और कुछ बालक एक आम लेवल के होते हैं, यानी जिन्हें सामान्य बालक बोला जाता है। तो तुलनात्मक विधि में दो बालकों या व्यक्तियों या फिर समूह का अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक विधि एक समूह का अध्ययन करने की विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो ये है, व्यवहार संबंधी समानता व असमानता का अध्ययन करने की उपयुक्त विधि है। तो कौन सी होगी तुलनात्मक विधि? केवल ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्यवहार संबंधी समानता व असमानताओं का पता लगाने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ मानी जाती है, या व्यवहार संबंधी समानताओं व असमानताओं का अध्ययन करने की उपयुक्त विधि है, तो वह है तुलनात्मक विधि। यह अनुसंधान हेतु श्रेष्ठ उपयोगी विधि है। अर्थात जितने भी रिसर्च होते हैं उन सभी रिसर्च में तुलनात्मक विधि का प्रयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि पहले से भी उसी टॉपिक पे हो सकता है रिसर्च हुआ हो, कहीं और लोगों ने भी कर रखे हो, तो नए निष्कर्ष तैयार करने के लिए पूर्व में किए गए रिसर्च के साथ तुलना आवश्यक हो जाती है। तो तुलनात्मक विधि एक अनुसंधान की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये मुख्यतः नेट लेवल या फिर कॉलेज लेक्चरर के स्तर का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अनुसंधान अपने टॉपिक में नहीं है। यदि है तो केवल एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसकी हम कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारे मुख्य रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में चलने वाले व्यवहार का टॉपिक है और व्यक्तित्व का टॉपिक है। तो तुलनात्मक विधि से जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि व्यवहार संबंधी समानता व असमानता का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, तथा एक समूह का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक विधि की एक विशेषता और है, कक्षा कक्ष में चल रहे शिक्षण को जांचने व परखने के लिए
तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर एक ही विषय वस्तु को पढ़ाता है, किंतु उसके बावजूद एक स्टूडेंट एक टीचर द्वारा लिए गए टेस्ट में 80% अंक प्राप्त करता है, एक 40% प्राप्त करता है, एक 60% प्राप्त करता है, यानी लेवल अलग अलग हो गया। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो उसमें फेल ही हो जाता है। तो एक ही कक्षा में जब शिक्षण करवाया जाता है, एक ही अध्यापक द्वारा करवाया जाता है, तो बालक की अवधान शक्ति या ग्रहण शक्ति का जो फर्क होता है वो होता है कि एक बालक ने केवल 40 अंक प्राप्त किए, एक ने 60 प्राप्त किए, एक ने 85 अबोव प्राप्त किए। तो इसी तरह है, जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया को जांचने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट किस स्तर तक उसको आत्मसात कर पा रहा है, ग्रहण कर पा रहा है, उसको जांचने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो जो कक्ष में स्टूडेंट्स होते हैं उनसे चर्चा की जाती है, अर्थात एक स्टूडेंट से जो सिखाया गया है उसके बारे में पूछा जाता है तो वो सही तरीके से उसको बता पाता है। दूसरे स्टूडेंट्स को खड़ा किया जाता है तो वह कुछ कम बता पाता है, और फिर एक स्टूडेंट को लिया जाता है तो वह और भी कम बता पाता है। तो स्टूडेंट्स में आपस में तुलना की जाती है कि कक्ष में चल रहा शिक्षण किस स्तर तक बालकों को सीखने के अवसर प्रदान कर रहा है। अर्थात इससे पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने यानी अधिगम की प्रक्रिया को प्रबल बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तुलनात्मक विधि का। क्योंकि तुलनात्मक विधि के द्वारा बालकों की उपलब्धि को देख लिया जाता है, जांच लिया जाता है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि तुलनात्मक विधि में मुख्य रूप से दो बालकों के बीच चलने वाली प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है या फिर एक समूह का अध्ययन किया जाता है। किस बालक ने कहां तक सीखा, उसकी सीखने की गति कैसी है, उसका अध्ययन सही तरीके से हम तब ही कर पाते हैं जब किसी दूसरे बालक के अधिगम की गति और उसके सीखने की गति को हम जांच लेते हैं। तो इसमें जो मुख्य प्रश्न बनता है वो यही बनता है, व्यवहार संबंधी समानता व असमानता का अध्ययन करने की श्रेष्ठ विधि है वह है तुलनात्मक विधि, और कक्ष में चल रहे शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया को प्रबल बनाने के लिए तुलनात्मक विधि उपयोगी होती है। ये थी दो विधियां, दोनों विधियों से आप चेक कर सकते हो, करीब करीब एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तुलनात्मक विधि की अपेक्षा विकासात्मक विधि से ज्यादा क्वेश्चन किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट